हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं टेकेंद्र श्रीवास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने इससे पहले वीडियो में साझेदारी फर्मों का लेखांकन, इसके अंतर्गत आधारभूत सिद्धांत, इसमें साझेदारी का आशय क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है ना, उसके अधिकार क्या है, आदि चीज़ों के बारे में हमने देखा था। आज आगे चलते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे साझेदारी संलेख क्या है, उसके प्रमुख बातें क्या हैं और साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम क्या है, साझेदारी संलेख का महत्व क्या है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, साझेदारी संलेख से आशय क्या है। साझेदारी संलेख ठहराव या अनुबंध का आशय ऐसे समझौते से है जिसमें साझेदारी व्यवसाय के संचालन संबंधी नियमों एवं शर्तों का उल्लेख किया जाता है। यह समझौता लिखित भी हो सकता है या मौखिक भी, लेकिन लिखित समझौते को ही श्रेष्ठ माना जाता है। साझेदारी संलेख का होना अनिवार्य नहीं है ना। साझेदारी संलेख का होना अनिवार्य नहीं है, इसका आशय यह है कि जैसे साझेदारी प्रवेश करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है, तो वो 2 व्यक्ति क्या करते हैं, आपस में ही समझौते करके अनुबंध करके किसी व्यवसाय को करने के लिए सहमत हो जाते हैं और उनके मध्य ये तय हो जाता है कि वो क्या क्या कार्य करेंगे और किस प्रकार से करेंगे। इसलिए साझेदारी संलेख का होना अनिवार्य नहीं है। तो आगे देखते हैं दोस्तों साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें। इसके अंतर्गत है पहला, फर्म का नाम एवं पता। फर्म अपना नाम रखने के लिए स्वतंत्र है, किंतु वह नाम किसी अन्य पंजीकृत फर्म के नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए और नाम ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिससे कि केंद्र या राज्य सरकार से संबंध होने की भ्रांति उत्पन्न हो। फर्म का पता क्या होगा जहाँ पे वह कार्य करेगी। फर्म का नाम पंजीयन कराने के साथ साथ ही फर्म का पता भी पंजीकृत हो जाता है। तो ये तो हुआ दोस्तों फर्म का नाम एवं पता। दूसरा, व्यापार का क्षेत्र। साझेदारी संलेख में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि व्यापार का क्षेत्र क्या होगा, अर्थात व्यापार स्थानीय स्तर पर किया जाएगा, प्रांतीय स्तर पर किया जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा, इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। तो ये तो हुआ व्यापार का क्षेत्र। तीसरा पॉइंट देखते हैं, साझेदारों के नाम एवं पते। संलेख में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि यहाँ पे कितने साझेदार हैं, उन साझेदारों के नाम क्या क्या है और उन साझेदारों के पते क्या है, तो इसका भी उल्लेख यहाँ पे होना चाहिए। चौथा, साझेदारों की पूंजी। यहाँ पे प्रत्येक साझेदारों द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी की रकम कितनी होगी और व्यापार की कुल पूंजी कितनी होगी, इसका भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। साझेदारी की अवधि, 5वां पॉइंट है साझेदारी की अवधि। अब हमारा साझेदारी का अवधि क्या होगा, है ना, किस तिथि से कार्य शुरू होगा और ये कितना लंबा चलेगा, इसकी अवधि यहाँ पे निश्चित होनी चाहिए। अगला पॉइंट, 6वां, नए साझेदारों का प्रवेश। संलेख में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि नए साझेदारों को प्रवेश दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। यदि उनको प्रवेश दिया जाएगा तो किन किन शर्तों के अधीन दिया जाएगा और वो अपनी हिस्से की कितनी पूंजी लाएगा, इन सब चीज़ों के संबंध में यहाँ पे स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। 7वां, फर्म का व्यवसाय। फर्म किस प्रकार से व्यवसाय करेगा, फर्म के व्यवसाय का स्तर छोटा होगा या बड़ा होगा, अर्थात वह थोक व्यापार करेगा या फुटकर व्यापार करेगा, इस संबंध में भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। 8वां, पूंजी पर ब्याज। यहाँ पे अगर साझेदारों द्वारा व्यापार में पूंजी लगाया जा रहा है तो उस पूंजी पर ब्याज की दर क्या होगी, है ना, इसका उल्लेख यहाँ पे होना चाहिए। 9वां पॉइंट देखते हैं, आहरण एवं उस पर ब्याज। फर्म से साझेदार रुपये निकाल सकता है या नहीं, यदि निकाल सकता है तो कब और कितना, और उस पर लिए जाने वाले ब्याज की दर क्या होगी, इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। 10वां, लाभ हानि का विभाजन। फर्म के लाभ या हानि को प्रत्येक साझेदार आपस में वितरित करेंगे, ठीक है, लेकिन उनको वितरित वे किस प्रकार से करेंगे, इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि वे पूंजी अनुपात में उसको बांटेंगे या अन्य और किसी प्रकार के अनुपात में उसको बांटेंगे। 11वां, वेतन एवं कमीशन। यहाँ पे साझेदारी संस्था में कार्यरत साझेदारों को वेतन दिया जाएगा या कमीशन दिया जाएगा या नहीं, इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यहाँ पर सक्रिय साझेदारों को वेतन या कमीशन दिया जाता है। 12, साझेदारों को ऋण। आवश्यकता पड़ने पर फर्म से साझेदार जो है क्या कर सकते हैं, ऋण ले सकते हैं, है ना, या नहीं ले सकते हैं, इसका उल्लेख होना चाहिए। यदि साझेदार द्वारा ऋण लिया जा रहा है ना, तो उस लिए गए ऋण की सीमा क्या होगी, कितने अवधि के लिए वो ऋण दिया जाएगा और उस ऋण पर कितने दर से ब्याज लिया जाएगा, इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
13 पॉइंट फर्म द्वारा ऋण। आवश्यकता पड़ने पर फर्म साझेदारों से ऋण ले सकता है ना। तो उस लिए गए ऋण की राशि कितनी होगी एवं उस पर ब्याज का किस प्रकार से प्रावधान होगा, इसका स्पष्ट उल्लेख यहाँ पे होना चाहिए। ख्याति का मूल्यांकन। फर्म के ख्याति का मूल्यांकन जैसे कि साझेदारों के प्रवेश होने पर, उसकी निवृत्ति होने पर, मृत्यु होने पर, है ना, किस प्रकार किया जाएगा, इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। और फर्म छोड़कर जाने वाले साझेदारों के ख्याति का निपटारा किस प्रकार से किया जाएगा, इसका भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। साझेदारी का समापन। किन किन दशाओं में साझेदारी का समापन हो सकता है, इसका उल्लेख होना चाहिए यहाँ पे। जैसे कि साझेदारों द्वारा कुछ गलत कार्य किए जाने पर, उनके मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर, ही साझेदार के दिवालिया होने पर, या किस किस स्थिति के कारण साझेदारी का समापन हो सकता है, इसका स्पष्ट उल्लेख यहाँ पे होना चाहिए। पंच निर्णय संबंधी प्रावधान। भविष्य में अगर साझेदारों के मध्य किसी चीज को लेकर विवाद की स्थिति बनती है या मतभेद की स्थिति बनती है, तो उसका निपटारा पंच निर्णय संबंधी प्रावधान को लागू करके किया जाएगा। तो ये तो हो गए दोस्तों साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। जब साझेदारों के मध्य कोई लिखित संलेख का निर्माण नहीं किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 12 से धारा 17 में वर्णित निम्न प्रावधान लागू होते हैं, जो इस प्रकार है। पहला है व्यवसायिक संचालन में भाग लेने का अधिकार। प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार होगा, ये तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, कर्तव्यों को पूरा करना। यहाँ पे प्रत्येक साझेदार अपने कर्तव्यों को पूरा करेंगे। तीसरा, मत प्रकट करने का अधिकार। किसी प्रकार के मतभेद उत्पन्न होने की स्थिति में यहाँ पे उसका निपटारा बहुमत के द्वारा किया जाएगा, तथा प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय के हित में अपना मत देने का अधिकार होगा, है ना। किंतु अगर व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन करना हो, तो यहाँ पे सभी साझेदारों की सहमति लेनी आवश्यक होगी। दूसरा, हिसाब किताब की बहियों का निरीक्षण। प्रत्येक साझेदारों को यह अधिकार होगा कि हिसाब किताब की बहियों का वह निरीक्षण कर सकते हैं और उनकी प्रतिलिपि वे प्राप्त कर पाएंगे। पांचवा, बिना पारिश्रमिक के कार्य। यहाँ पे किसी भी साझेदार को उसके कार्य के लिए किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। छठवां, लाभ हानि का विभाजन। संलेख की अनुपस्थिति में लाभ हानि का बंटवारा समानानुपात में किया जाएगा। सातवां, पूंजी पर ब्याज। प्रत्येक साझेदारों द्वारा लगाए गए पूंजी पर ब्याज देने का प्रावधान नहीं होगा। आठवां, अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज व ऋण पर ब्याज। यदि कोई साझेदार अपनी पूंजी के भाग के अतिरिक्त और धन लगाता है व्यवसाय में, तो उस लगाए गए अतिरिक्त धन पर ब्याज पाने का अधिकार साझेदार को होगा, जो कि 6% की दर से दिया जाएगा। और यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है ना, तो उस ऋण पर भी उसको 6% की दर से ब्याज पाने का अधिकार होगा। 9, क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार। यदि किसी साझेदार द्वारा व्यवसाय के संचालन में या व्यवसाय को आकस्मिक संकट से बचाने के लिए कोई भुगतान करता है, तो उसे क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार होगा। 10वां, लापरवाही के लिए क्षतिपूर्ति कराने का दायित्व। यदि कोई साझेदार जानबूझकर कोई ऐसा काम करता है जिससे फर्म को किसी प्रकार की हानि होती है, तो वह इस हानि को पूरा करने के लिए उसकी क्षतिपूर्ति करने को बाध्य होगा। फर्म की संपत्ति का प्रयोग। फर्म की संपत्ति का प्रयोग केवल फर्म के उपयोग के लिए किया जाएगा, न कि निजी प्रयोग के लिए। 12 पॉइंट, अर्जित लाभ का हिसाब देना। यदि किसी साझेदार द्वारा फर्म की संपत्ति का प्रयोग करके अथवा संबंध से या फर्म के नाम का प्रयोग करके अपने निजी हित में कोई लाभ कमाया जाता है, तो उस लाभ को उसे फर्म को वापस करना होता है। 13वां है, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर। यदि कोई साझेदार की मृत्यु हो जाती है या कोई साझेदार दिवालिया घोषित हो जाता है, तो ऐसी दशा में फर्म का अंत हो जाएगा। 14, अधिकारों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध। यहाँ पर कोई भी साझेदार अपने अधिकारों को दूसरों को नहीं सौंप सकता। तो ये तो हुआ दोस्तों साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। अब आगे चलते हैं, हम देखेंगे साझेदारी संलेख का महत्व। आगे देखते हैं दोस्तों साझेदारी संलेख का महत्व। किसी भी साझेदारी फर्म को सुचारू रूप से संचालित कर एवं प्रबंध करने के लिए महत्वपूर्ण बातों को पूर्व में निश्चित कर लिया जाता है, जिससे भविष्य में यदि साझेदारों के बीच मतभेद या समस्या होने पर पूर्व निर्धारित लिखित समझौते के आधार पर उसका निराकरण किया जा सके। अतः साझेदारों द्वारा एक लिखित समझौता करके उसका पंजीयन करा लिया जाता है, जो भविष्य में संस्था को संचालित करने में मार्गदर्शन का कार्य करता है। इसके महत्व को हम निम्न तथ्यों के आधार पर भी समझ सकते हैं। समस्त साझेदारों में लाभ विभाजन का अनुपात क्या होगा, ठीक है। क्या साझेदारों को पूंजी पर ब्याज व आहरण पर ब्याज लिया जाएगा व दिया जाएगा तथा किस दर पर। क्या साझेदारों
को उनके किए गए कार्यों के लिए वेतन या कमीशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और साझेदारों के कर्तव्य या अधिकार क्या क्या होंगे, और यदि साझेदारों के मध्य पारस्परिक मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो उनका निपटारा किस प्रकार से किया जाएगा। तो ये तो हुआ दोस्तों साझेदारी संलेख का महत्व। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।